सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना फोर्थ पार्ट द सेल चैप्टर का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, जो कि हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो इसका आज हम लोग फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। और आज जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेक मी 1 मिनट। ओ 1 मिनट गाइस। आज जो है हम लोग सेल ऑर्गेनल्स से स्टार्ट करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। अभी तक हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया था, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, राइट। और हम लोगों ने एक और चीज़ के बारे में पढ़ा था और वो था साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और सेल वॉल। ठीक है, इनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था काफ़ी अच्छे से। ओके, तो अभी हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग जो है वो सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे कि सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं जिससे सेल बना होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आई थिंक विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर लेक्चर। सो सेल ऑर्गेनल्स, राइट। 1 minute. This cell organelles, okay. So every cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment. ठीक है, सभी जो जितने भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, मतलब जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास अपनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि उनको सेपरेट रखती है बाहर के कंटेंट्स से। ठीक है, जैसे सेल की एक मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, ऐसे ही लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स including cells from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and functions. ठीक है, आप जैसे मल्टी सेलुलर सेल्स हैं, मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे सेल्स होते हैं, या बात करी जाए अगर यूनिसेलुलर की ऑल्सो, ठीक है, तो इनको कई सारे केमिकल फंक्शंस करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की नीड होती है जो इनको काफ़ी हेल्प करते हैं टू डूइंग द नेक्स्ट फंक्शंस। ठीक है, so to keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structure or organelles within themselves. ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ये जो सेल्स होते हैं ये अपने अंदर क्या रखते हैं, ऑर्गेनल्स को प्रेजेंट रखते हैं। ऑर्गेनल्स क्या है, जिसके पास एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं और इनके पास भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। जैसे न्यूक्लियस भी एक, ठीक है, कंपोनेंट है हमारे सेल का जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की भी होती है, अभी आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लास्टिड्स की होती है अपनी मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, वैक्यूल्स की जो होती है मेम्ब्रेन उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ना कि प्लास्टिड्स की मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स that distinguish them from prokaryotic cell. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास बहुत यूकैरियोटिक सेल्स में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, और वो कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो पुअरली डिफाइंड होती है या मेनली होती ही नहीं है। तो न्यूक्लियर जो होता है, अंदर का जो मटेरियल होता है वो तैरता रहता है। ठीक है, अब इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि पहले से ही हमें जो सेल है उसको माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अंदर के कंपोनेंट्स, ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स को देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है, मतलब एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे बहुत छोटा छोटा दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, So we have talked about the nucleus in a previous section. हम लोगों ने already nucleus के बारे में पढ़ लिया है, and some important example of cell organelles which we will discuss now are, और जो अब हम लोग cell organelles की बात करेंगे वो है endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids. ठीक है, so they are important because they carry out some very critical function in cells. ठीक है, तो इन कुछ ये जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनल्स दे रखे हैं इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो हमारा ऑर्गेनल आता है वो आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसको हम लोग ER भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ER, जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स।
ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक लार्ज नेटवर्क होता है, ठीक है, लार्ज नेटवर्क होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड शील्ड्स का बना होता है। जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होता है ना, ट्यूब्स की तरह बहुत पतले पतले इसके पास ट्यूब्स होते हैं जिसका ये बना होता है। मैं आपको यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है। ये देखिए ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे ही रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लेकिन जो मेनली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। याद देखिए, ये ट्यूब्स जैसे वेसिकल्स है, राइट, ये ट्यूब्स जैसे वेसिकल्स है, ऐसे यहाँ पर देखिए ये भी ट्यूब्स जैसे वेसिकल्स है। इनके फंक्शंस दोनों के अलग अलग होते हैं, हालांकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लेकिन ये तब भी उसमें डिवाइडेड है, तो इनके फंक्शंस जो है वो भी चेंज है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। दिस वन मतलब ये ट्यूब्स में होते हैं, ट्यूबली फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैंक्स वेसिकल्स, ठीक है। ये लंबे लंबे ट्यूब्स की तरह दिखते हैं जिसके पास एक तरीके से स्टोरेज की, ऐसा लगता है कि ये जो स्टोर कर सकते हैं थिंग्स, ठीक है। सो द ईयर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रोनॉट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो, ओके, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सेम स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम एज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग RER भी कहते हैं। लुक्स रफ, ये रफ दिखता है अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे से हम लोग देखें तो ये हमें रफ दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस, क्योंकि इसके ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम वो अटैच होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके ऊपर ये अटैच राइबोसोम होते हैं जिससे ये हमें रफ दिखते हैं, ठीक है। अब भाई स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनमें बिल्कुल भी कोई सा भी स्पॉट मतलब कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ओके। सो द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, राइबोसोम जो सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स। ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन की एक टाइप से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। सो द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड्स। और जब मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं उसके बाद जो प्रोटीन होती है वो पूरे ही सेल में जहाँ जहाँ पर प्रोटीन की नीड होती है वहाँ पर सेंट होते हैं, वहाँ पर भेजे जाते हैं ER के, ठीक है। ER जो क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा भेजे जाते हैं, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ऐसा मैंने आपको बताया कि जो ER है वो एक नेटवर्क है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब्स का नेटवर्क है जो कि हर चीज़ को कनेक्ट करता है एक तरीके से, ओके। सो द SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसका मतलब वो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। लेकिन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम लोग SER भी कहते हैं, इसमें ना ही कोई राइबोसोम अटैच होता है। तो ये जो फॉर्मेशन करते हैं वो ये फॉर्मेशन किसका करते हैं, लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। लिपिड्स का और फैट मॉलिक्यूल्स का ये लोग क्या करते हैं, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्मूथ वाला, ये फैट और लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और कुछ ये जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट हैं, ये ठीक है, ये सेल की बिल्डिंग्स को, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के हेल्प में आती है। और दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लिपिड्स की बनी होती है, ओके, एंड प्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोलिपोप्रोटीन, ठीक है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपो, ठीक है, और प्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपोप्रोटीन की हमारी क्या बनी होती है, सेल वॉल, ओके, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, नॉट अ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो ग्लाइकोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। ग्लाइको का यहाँ पर मतलब है कुछ हल्का अमाउंट सा आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। लिवो जो होता है, लिवो का मतलब आपका लिपिड्स हो गया, और प्रोटीन का प्रोटीन हो गया। तो जो लिपिड्स मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से ही कंपोस्ट होती है हमारी क्या, मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से हमारी क्या कंपोस्ट होती है, सेल मेम्ब्रेन, और ठीक है, और हल्का अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। अब जब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ये हेल्प
करते हैं एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, एक सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में, तो इसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। ओके, सो सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, कुछ अदर प्रोटीन्स होते हैं लिपिड्स जो कि फंक्शंस करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी। ठीक है, मतलब उनके फंक्शंस में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ऑल्दो द ईयर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हर सेल में डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब उसका साइज थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन है वो सेम करेगा और उसका नेटवर्क सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा और वो हमेशा नेटवर्क सिस्टम है उसको ज्वाइंट अप कर ही रहेगा। ठीक है, ये एक एनिमल सेल का देखिए एक डायग्राम दे रखा है। ये एनिमल सेल कुछ इस तरीके का होता है, इसमें ये सारे स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब एक तरीके से कि अंदर क्या साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड सॉलिड सा सबका बना होता है जिसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो तैरते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बताऊंगा, राइबोसोम बता दिया कि ये मैन्युफैक्चर करता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जिसे कहा जाता है, मैन्युफैक्चर करता है किसकी, प्रोटीन की। लाइसोसोम मैं आपको बताऊंगा, सेंट्रियोल में बताऊंगा आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल होता है या प्लांट सेल भी होता है। ठीक है, लेकिन सबसे आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल जिसको हम लोग सेल वॉल भी कहते हैं, गोल्गी एपरेटस में आपको बताऊंगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर एनवेलप मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियर को कवर रखता है। ठीक है, या जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, न्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया, राइट। सो thus one function of ER is to serve as channels for the transport of material, especially protein, between various regions, okay, of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो प्रोटीन को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है वो उसका मेन फंक्शन होता है किसका, ER का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि इसका नेटवर्क ज्वाइंट होता है। ठीक है, सो द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग a surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cell of the group of animal cell, called by vertebrates, SER plays a critical role in detoxifying many poisons and drugs. अब ठीक है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, मतलब वर्टिब्रेट्स जो भी होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं वर्टिब्रेट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। ठीक है, तो उनके क्या करता है, उनके पास है डिटॉक्सीफाइंग, मतलब जो जहर वगैरह होता है, पॉइजन होता है ना, उनके पास से हटाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये देखिए एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें सिमिलरिटीज बिल्कुल है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, लेकिन कुछ जो आप देख सकेंगे कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनल्स होंगे जो प्लांट सेल में नहीं होंगे लेकिन एनिमल सेल में होंगे। जैसे सेंट्रीओल, आपने सेंट्रीओल देखा था जो कि आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेगा लेकिन आपको एनिमल सेल में मिलेगा, राइट। ऐसे कई सारे ऑर्गेनल्स हैं जो आपको अभी आगे चलकर पता चलेंगे। जैसे प्लास्टिड्स जो होता है, प्लास्टिड आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह, राइट, ये प्लास्टिड्स के पार्ट है। तो ये जो होता है प्लांट सेल में हमें मिलेगा, लेकिन ये किस में नहीं मिलेगा, एनिमल सेल में, राइट। फिर गोल्गी apparatus, द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। गोल्गी apparatus एक नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले डिस्कवर किसके द्वारा करा गया था, सबसे पहले डिस्कवर करा गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा। ठीक है, और ये हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर ही इसको, साइंटिस्ट थे उनके नाम पर, जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर ही ये जो गोल्गी एपरेटस है उसका नाम पड़ा, राइट। सो कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये भी जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये कुछ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होता है, फ्लैटेंड सेक्स होता है। ठीक है, इसमें जो सेक्स होता है, मतलब इसमें जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, सेक्स का मतलब यहाँ पर सेक्स जो है SACS, जैसे बोरा जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोग सामान को रखते हैं, राइट। तो ये जो होता है स्टोरिंग करने के काफ़ी काम आता है, अभी हम लोग आगे समझेंगे। अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टेंस। ठीक है, ये सिस्टेंस जो होता है स्टैक, उसके फॉर्म में इसके सैक्स होते हैं। and these membranes often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. इनका जो कनेक्शन होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। ठीक है, and another portion of a complex cellular membrane system. Okay, so the material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. तो जो मटेरियल सिंथेसिस होता है, जो मटेरियल बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उसको पैकेज, जहाँ पे उसका पैकेज होता है, ठीक है, जहाँ पे वो पैक वगैरह होता है। 1 मिनट गाइस।
सो गाइस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जितना भी जो भी वो फॉर्मेशन करता है तो उसको जो पैकेजिंग का काम होता है वो गोल्गी एपरेटस संभालता है। जो गोल्गी एपरेटस होता है वो पैकेजिंग का काम संभालता है, राइट? ओके एंड डिस्पैच सो गोल्गी इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरिंग, ठीक है, इसके पास स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, मॉडिफिकेशन ये मोटराइज कर पाता है, ठीक है, ये मॉडिफाई कर पाता है, और पैकेजिंग वगैरह का इसका जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस। कभी कभार ऐसा होता है कि सिंपल शुगर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स जो शुगर होता है उसमें कन्वर्टेड हो जाता है गोल्गी एपरेटस में, राइट? एंड द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी एपरेटस जो होता है वो लाइसोसोम जो होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक ऑर्गेनल होता है, उसके फॉर्मेशन में भी आता है। तो जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है? गोल्गी एपरेटस, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी काफ़ी अच्छा बेस है, ठीक है। आप जो भी आगे अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो बुक्स लगाएंगे उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बस वो थोड़ी डिटेल्स में मिलेगी, ठीक है। ये जो कैमिलो गोल्गी जिन्होंने गोल्गी एपरेटस को फॉर्म करा था, मतलब जिन्होंने डिस्कवर करा था, राइट, उनके बारे में थोड़ा गिवन है। इनके बारे में आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमारे चैप्टर के बेसिस में नहीं है अभी। सो लाइसोसोम्स, फिर आते हैं हमारे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कहाँ बनते हैं? गोल्गी एपरेटस में, राइट। So structurally lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes। जो लाइसोसोम होते हैं ये एक ऐसे सैक्स होते हैं बेसिकली जिनमें क्या पड़ा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सो दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। ये जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में जो स्टोर होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ठीक है। एंड लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ बेस डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इन्हें बेस डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? सो दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? अगर कोई भी बाहर का मटेरियल सेल के अंदर आ जाता है तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर सेल जो होता है वो डेथ हो जाती है, सेल के अगर सेल डेड हो जाता है तो इसको भी डाइजेस्ट आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। So foreign material entering the cell such as bacteria as food as well as old organelles and up in the lysosomes। जैसे कि foreign material बैक्टीरिया वगैरह आ गया सेल के अंदर तो ये इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं आसानी से, ओके। सो विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ये करते क्या? ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ना उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स capable of breaking down all organic material during the disturbance in cellular metabolism। For example when the cell gets, ठीक है, यहाँ तक भी पढ़ते हैं। ये ऐसा कर कैसे पाते हैं? क्योंकि इनके पास सेवरल एंजाइम्स होता है, ठीक है, सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इनके पास HCl वगैरह हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इनको डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है, राइट। और ये जो एंजाइम्स होते हैं फॉर्मेशन इनका कहाँ होता है? RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। सो व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, when the cell get damaged, lysosomes may burst and then enzymes get their enzymes digest their own cell, ठीक है। जब सेल रखो जब क्या होता है? जब सेल जो होता है, ठीक है, जब उसकी डेड कंडीशन हो जाती है तो जो लाइसोसोम होते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फट जाते हैं, इनके अंदर जो एंजाइम होता है वो पूरी तरह से उस सेल को बेकार कर देता है, ओके। वो पूरे सेल को बेकार कर, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। सो Therefore, lysosomes are also known as suicide bags of the cell। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक मिनट, हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में क्या क्या समझा कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? गोल्गी एपरेटस में। इसके अंदर सेवरल एंजाइम्स होते हैं जो कि कौन बनाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। और ये जो होते हैं इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। नाउ इट्स द कंडीशन, नाउ द टर्न इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनल जो है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम काफ़ी खतरनाक है लेकिन काफ़ी ईजी है अगर हम समझेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। इसकी 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्ड, ठीक है। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, ठीक है, लेकिन जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? वो डीपली फोल्ड होती है। सो दीज फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी को सप्लाई करना। जब वो एनर्जी को सप्लाई करता है तो ये ATP की फॉर्म में करता है, ठीक है। ATP जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके।
तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है पूरे सेल में, अगर सेल को एनर्जी की नीड होती है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल देता है कहा जाता है, मतलब ये एक तरीके से पावर को सप्लाई कर रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पे लिखा भी है एटीपी की जो फुल फॉर्म है जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। सो एटीपी इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एंड द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड द मैकेनिकल वर्क। ठीक है, जो बॉडी यूज होती है, ठीक है, जो बॉडी यूज होती है इसमें स्टोर होती है एटीपी, जो होती है केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क को सपोर्ट करती है। Okay, so mitochondria are stranger organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome. अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि डीएनए जो होता है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है और वो किसी सेपरेट ऑर्गेनल के पास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। इट मीन्स कि ये जो होता है कि अपना प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है और डीएनए इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने खुद के प्रोटीन्स को बना सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, लेकिन एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, राइट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रेजेंट सभी में होता है। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, दो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, और राइट, सो वाइट और कलर प्लास्टिड। सो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, इनमें कलर होता है, राइट, ये कलर प्लास्टिड होते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं या तो वाइट होते हैं या फिर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए वो क्रोमोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करें तो उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये काफ़ी इनका इंपॉर्टेंस होता है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में, राइट। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कंटेन करते हैं येलो ऑरेंज पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल के एडिशन में। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये प्राइमरली ऑर्गेनल्स होते हैं इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलर्ड लेस प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन ये जो है स्टोर करते हैं क्या क्या, लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, ऑयल्स वगैरह सब करते हैं ये स्टोर, ठीक है, ग्रैन्युल्स। So the internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called स्टोरमा। ठीक है, जो इनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है कि आखिर में ये बने कैसे हैं, तो स्टोरमा की हेल्प से ये बने हुए हैं, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, राइट। इस क्लास में नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको गिवन है ये। और these are similar to mitochondria in external structure like the mitochondrial plastid also have their own DNA and ribosome। most important thing कि जैसे mitochondria है same as like DNA, जो प्लास्टिड है उसके पास भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। इट मीन्स कि वो अपना प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर सकता है। डीएनए इट मीन्स उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, ओके। फिर आता है हमारा वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ठीक है, सो वैक्यूल जो होते हैं कि स्टोरेज सैक्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। वैसे तो एनिमल सेल्स में होते ही नहीं है वैक्यूल्स, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, नाम मात्र के। तो एनिमल सेल में बहुत कम, बहुत छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल्स, लेकिन प्लांट सेल में बहुत होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में है ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो जो प्लांट सेल है उसमें 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम जो कंटेन करते हैं वो वैक्यूल करते हैं, राइट। And each cell thus requires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways। ठीक है, each cell thus acquires its structure। ठीक है, इसीलिए जो जितने भी सेल्स होते हैं वो उस स्ट्रक्चर को एक्वायर कर सकते हैं and ability to function because of the organization of its membrane and organelles। और उनके पास एक एबिलिटी होती है क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन होता है वो वाला, ठीक है। So द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेल के तभी तो हम लोग कहते हैं सेल के पास एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स।
इसीलिए दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म, इसीलिए सेल्स होते हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है परफॉर्म रेस्पिरेशन को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, राइट, ऑब्टेन करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को क्लियर एक्सक्रीट करने के लिए, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स और न्यू प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए। दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसलिए सेल जो होता है एक तरीके से बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, राइट, और इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसे कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ये लास्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस old dead and injured cell, ठीक है, and form gametes required for reproduction. The process by which new cells are made is called cell division. तो जब सेल्स का डिवीजन होता है, ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, जो प्रोसेस जिससे न्यू सेल्स बनते हैं, नए नए सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवाइड कैसे होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड कहते हैं। ऐसे किसने कहा था, वर्च्यू ने कहा था इन द ईयर ऑफ 1839 में, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। and form gametes required for reproduction, the process wise मैंने आपको पढ़ा दिया, राइट। सो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दो टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस, जिसमें जो सेल्स होते हैं उनका डिवीजन होता है फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे, क्या देखते होंगे, छिपकली है, राइट, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो कुछ दिन बाद उसकी जो पूंछ होती है वो फिर आ जाती है, तो उसकी जो पूंछ में जो सेल्स है ना, वो कौन से हैं, वो ग्रोथ सेल्स हैं, और ग्रोथ सेल्स हैं तो इनमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो जो माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ये किसमें होता है, ग्रोथिंग हार्मोन्स में, ठीक है, मतलब ये ग्रोथ के लिए इनका सेल डिवीजन होता है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हर सेल जो होता है वो मदर सेल कहलाता है माइटोसिस में, एंड डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक मदर सेल होता है, वो दो डॉटर सेल्स को जन्म देता है या फिर डिवाइड करता है अपने पार्ट से। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको मैंने बताया। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स व्हिच आर फर्टिलाइज गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब जो दूसरे टाइप्स के सेल डिवीजन है वो ये है, वो मियोसिस नाम का सेल डिवीज़न है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ये सेल डिवीज़न काफ़ी यूज़फुल होता है, और उसी में ये सेल डिवीज़न होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है गैमेट्स के फॉर्मेशन होते हैं, स्पर्म वगैरह है, ओवा वगैरह, इसमें ये बनते हैं, ठीक है। सो दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड अ मियोसिस व्हिच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, ठीक है। इस डिवीज़न में होता क्या है कि एक मदर सेल होता है, जब वो दो डॉटर सेल को बर्थ देगा तो जो दो डॉटर सेल होंगे वो 4 में डिवाइडेड हो जाएंगे, ओके। इसमें ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, 4-8 में हो जाती है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। So when a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half of the number of chromosomes. जो नए सेल होते हैं उनके पास हाफ नंबर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि इसके पास पूरा क्रोमोसोम था तो इनके पास हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे दैन दैट ऑफ द मदर सेल्स, ठीक है। सो कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स। तो हमें आप बताएगा कि आखिर में क्रोमोसोम्स जो है उनको हाफ क्यों डिफ्रेंशिएट करा गया दोनों में, ठीक है। अब भाई इसके पास एक है, मदर सेल के पास एक है, ठीक है, जब दोनों में होगा तो हाफ हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसा। सो आज आपका चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है, ये वाला भी चैप्टर, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिज़िक्स का आज कंप्लीट कर दूँ। ज़्यादा इजी नहीं कंप्लीट करना, क्योंकि मेरे पास 1 डे ऑफ टाइम है, क्योंकि कल जो है CMSSS चंगामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस का टेस्ट है, और उसमें फर्स्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री, मैकेनिज्म और सराउंडिंग, फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स मोशन आ रहे हैं। तो मैंने 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, एक तो आपका बायो में और एक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया किसमें, या एक मैंने आपको केमिस्ट्री में कंप्लीट करवा दिया। स्टार्टिंग में जो मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी वो केमिस्ट्री की थी, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम मिलता है रात में मैं देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो चैप्टर बनाऊँगा, ओके। और एक्चुअली क्लास 9th में मैं भी हूँ, तो मुझे भी अपनी प्रेपरेशन करनी होती है, राइट, और आपके लिए वीडियो वगैरह बनानी होती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं सब चीज़ को अरेंज करके देखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बिल्कुल टाइम मिला आई विल डू माई बेस्ट फॉर दैट, ओके, and I'll definitely give you the best feature in YouTube. So I hope आज का एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए, देखिए चैनल को और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।